नमस्कार बच्चों आज 12th क्लास का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में प्री बोर्ड था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का और साथ ही 10वीं क्लास का इंग्लिश का था। तो आज उसकी आंसर की अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा पेपर कैसे करना था। तो इवनिंग शिफ्ट का भी आपके सामने है, अगर आपको मॉर्निंग का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है एमपीसी के संबंधित है। एमपीसी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ जो एपीसी है औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये भी एक से अधिक हो सकती है। तो दोनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा स, यानी कि सी। दोनों ही कथन इसके सही है। सेकंड क्वेश्चन में इन्फोसिस वाला जो क्वेश्चन है, इसमें उपरोक्त सभी आएगा, सभी, क्योंकि ये तीनों ही इसमें काम के करेंगे। और अगर हम बात करें अगले वाले क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की, तो थर्ड में हमारा सी ऑप्शन आएगा, रिवर्स रेपो रेट में कमी, यानी कि डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट। ये थर्ड क्वेश्चन का है। आप अपने आंसर बताते जाइए कि आपने कौन से आंसर लिखे थे और यहाँ पर आपके कौन से आए हैं और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। पूरा पेपर डिस्कस किया जा रहा है, अतः अपने सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। टीचर्स भी अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलेंगे। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये कथन स्टेटमेंट दिए गए थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो कथन है वो असत्य है, यानी कि गलत है, और बी जो है सही है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि ये उधार पूंजी खाते को क्रेडिट पक्ष में ही शामिल किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इसमें आएगा, इसका बी आंसर रहेगा फोर्थ का। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हम जनसंख्या एक स्टॉक अवधारणा है और बचत एक प्रवाह अवधारणा है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो यहाँ पर सी इसका ऑप्शन आ जाएगा, सी इसका ऑप्शन है। अगर हम इसका ऑप्शन अथवा वाला देखें तो ये आप देखिए, यहाँ पर जीडीपी एफसी होता है, आपका जीडीपी एफसी, यानी कि जब हम इसके तीनों को ही जोड़ देते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी कि वेजेस जो है, प्रचालन अधिशेष, ऑपरेशन सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीनों को ही जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी एफसी आता है। और इसमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कैश, आपका जो कैश होता है, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और इसके साथ साथ पेंशन जो आपको मिलती हैं, सेवानिवृत्ति पेंशन, वो इसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एनडीपी, इसमें एनडीपी एफसी। तो नेट में आता है ये एनडीपी एफसी रिटायरमेंट पेंशन। ये सही कीजिए, आपको बताइए आंसर क्या था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर ए आएगा। यहाँ इसको देखिए आप। सेवंथ क्वेश्चन को देखें तो 3 और 4, यानी कि हमारे जो मुद्रा में शामिल नहीं होंगे, 3 और 4 ये शामिल नहीं होंगे, जबकि ये दोनों शामिल होंगे। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन 3 और 4, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये शामिल नहीं है, ध्यान से पढ़ें, शामिल नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था, डज नॉट कंप्राइज। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है। अगर 8th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमारा एक पूछा गया था, इसके अंदर भुगतान संतुलन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अगर हम इसमें पहले की बात देखें तो ये बी इसका आंसर आएगा, व्यापार घाटा, या हम बात करें तो व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट इसको बोलते हैं, और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इसको बोलेंगे हम। और साथ में अगर ऑप्शन देखें सी वाला, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा इसका आंसर आएगा स, यानी कि सी सरप्लस, और 2 ये आंसर इसका आएगा। तो आप मैच करते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही थे। अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे एसेशन का क्वेश्चन ये था, और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बी, कि दोनों ही सही हैं और व्याख्या लेकिन वो सही नहीं करता है। तो ये बी आ जाएगा इसका। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंसर हमारा डी आ रहा है, सही है, लेकिन इसका रीजन जो है 10वें का हम देखें तो डी इसका आंसर आएगा।
गलत है लेकिन कारण सही है, यानी कि एक कथन गलत है और कारण सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 11वां क्वेश्चन है ये कि जो नेशनल इनकम 840 करोड़ है और डोमेस्टिक इनकम है वो 1060 है, और विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों से आय, विदेशों को आय यानी कि इनकम टू एब्रोड है ये, इनकम टू एब्रोड और इनकम फ्रॉम एब्रोड। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पर हमारा हम इसको सिंपली तरीके से कर सकते हैं कि एनडीपी हमारा एनडीपीएफसी इक्वल क्या होता है, एनएनपीएफसी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जो विदेशों से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है NFIA ये होता है। तो NFIA में हमारा दो तरह की चीज़ें होती हैं, ये NDPFC है, इसमें हमारा जो विदेशों से कारक आय और माइनस में विदेशों को कारक आय, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा 1060 बराबर में है 840 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका आंसर हमारा 1060 इक्वल टू 840, ये अब माइनस में 110 और विदेशों को प्राप्त आए, विदेशों को कारक आए। सब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 330 रुपये, 330 करोड़ इसमें आंसर आ जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पर विदेशी विनिमय की कीमत बढ़ने से विदेशी विनिमय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी व्याख्या करनी थी। विदेशी विनिमय यानी कि आपका ऑटोनॉम ये फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ जाएगी तो उसमें क्या उसका फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि भुगतान संतुलन यानी कि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है। तो ये इसकी उचित व्याख्या करनी थी आपको, और नीचे वाले में 3 इसके आंसर देने थे। इससे अगला भी हमारा क्वेश्चन ऐसा ही है कि 13वां जो क्वेश्चन है इसको अगर हम बात करें तो ये पूछा गया है, ये वाली हमारी मेन दी हुई है और वाई हमारा 50,000 है। तो यहाँ पे सी हम क्या करेंगे, सी क्या होता है हमारा, सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन है 400 ये दिया हुआ है, प्लस में 0.9 इंटू में 50,000, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारी 50,000 दी गई है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 45,400 आ जाएगा। तो यहाँ पर एडी और एएस में संतुलन नहीं है, क्योंकि हमारा एडी ज़्यादा ये इसमें डिफरेंस आ गया, तो यहाँ संतुलन में नहीं रहेगी। और इसको करने के लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी, उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन था, आपको इस तरह से सॉल्यूशन देना था। अब यहाँ पे 14 क्वेश्चन में रेपो रेट और बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट ये चीज़ें बतानी है कि हमें ये इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, और बैंकों को केंद्रीय बैंकों को इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे ब्याज दरों में भी वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक जो लोगों के पास कम से कम पैसा जाएगा, जिससे कि मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी, और जो इन्फ्लेशन है वो भी संकुचित हो जाएगा, उसको कंट्रोल में कर लिया जाएगा। अब अगर हम 15 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देखेंगे तो इसको पढ़ने में आप आ रहे हैं कि किस तरह की विनिमय प्रणाली के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम के बारे में सीधा सीधा बता रहा है, और इसमें मुद्रा का प्रचलन इसमें नहीं होता। तो इसकी सीमाएं भी बतानी थी हमें, मतलब क्या क्या थी, जो इसमें कॉन्सिडेंट एक साथ नहीं हो सकते और स्टॉक नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्वेश्चन के आंसर आपने मेंशन करने थे। अगले में आरक्षित अनुपात के बारे में, आरक्षित अनुपात के बारे में बता रखा है कि बैंकों के पास जितने अधिग्रहण देने के लिए उपलब्ध होगी तो साख का विस्तार उतना ही होगा। तो कम आरक्षित अनुपात होगा तो उससे साख का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह के एक उदाहरण दे के आपको इसमें आंसर देना था। अब 16 क्वेश्चन में मौद्रिक
यानी कि नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में अंतर स्पष्ट किया है। तो नॉमिनल यानी कि नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब होता है जो प्रोडक्शन होता है उसमें करंट जो प्रोडक्शन और क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी इंटू में जो प्राइस होता है करंट रेट पे होता है, ये करंट प्राइस पे होता है। करंट प्राइस पे हम करते हैं तो नॉमिनल होता है। जबकि रियल में क्या होता है? रियल में हमारा जो है वो फिर जो हमारे आधार वर्ष बेस ईयर का जो प्राइस होता है उसको हम मानते हैं। तो इसमें डिफरेंस आपने करना था। और आय विधि द्वारा आसान था। आय विधि द्वारा दो ध्यान रखने वाली बातें थी। तो हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर इनकम इसको शामिल नहीं करते। आपकी सट्टा, स्पेकुलेटेशन और दूसरे चोरी, लॉटरी आदि की इसमें शामिल नहीं करते। तो ये चीज़ आपने इसमें देनी थी। अब यहाँ पर जो पूंजीगत प्राप्तियों का संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो राजस्व प्राप्तियाँ, देखिए राजस्व प्राप्तियाँ और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसमें पूछा है कि हम इसमें कैसे इसको अंतर कैसे करेंगे इसमें हम। तो राजस्व प्राप्तियाँ देखिए यहाँ है और वास्तविक और ये अनुमान इतना मिला, तो इसमें काफ़ी अंतर है, अनुमानित है। जबकि राजस्व व्यय में ये है और हमारा ये, इसमें अंतर कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियों में जो कि हमारी राजस्व मान लीजिए रिवेन्यू रिसीट्स हैं वो वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। और जो राजस्व व्यय यानी कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके तरह के बिंदु इसमें बताने थे आपने। और ये सरकारी बजट में आवंटन यानी कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी बजट में आवंटन। तो इसको अगर हम बात करें तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसमें हमें बताना था कि सरकार द्वारा बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो निश्चित होते हैं और उनको हम देखते हैं कि किस तरह से रीएलोकेट करें, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा में करें, लोगों के भले में करें या प्राइवेट फर्म्स के लिए करें। तो इस तरह से रीएलोकेशन उनका करना है, सरकार किस तरह से उनका यूटिलाइजेशन करेगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह की क्वेश्चन का इसका आंसर हमें देना था। इसके अलावा जो हमारा इसमें अगले में देखें तो प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। तो इसमें रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और इसमें दोनों के अंदर ही हमें इनका डिफ्रेंशिएशन करना था। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में बताना था और प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताना था। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें करना था। आप इसको आंसर देख सकते हैं। अब 18 क्वेश्चन में जो एयरलाइन की स्थापना हुई थी 1932 में एयरलाइंस की हुई थी, टाटा एयरलाइंस की। अब 19वां अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे 2 और 3 ये इसमें होंगे। डेमोग्राफिक में शिशु मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा यही रहती है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का देखें तो लोहा और इस्पात यानी कि हमारा जो आयरन एंड स्टील यानी कि डी इसका आंसर आएगा, ये रहेगा। ब्रिक्स का सदस्य देखिए, ब्रिक्स में ब्रिटेन नहीं है, भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, ये चाइना, ये सारे शामिल हैं। तो ब्रिक्स में हमारा सी आएगा इसका आंसर। 21वें में अगर देखें तो पैकेजिंग इसका आंसर आएगा, क्योंकि पैकेजिंग जो है मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो सही है, पाकिस्तान की मध्य विकास योजना पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में पहली पंचवर्षीय योजना 1953 में हुई थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था चाइना की नहीं है, उसकी तो कम्युनिस्ट है। और ये सारे के सारे आपके गलत थे। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। अब हम देखें तो 23वां जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर बी इसका आंसर आएगा। भौतिक पूंजी क्या है, मानव पूंजी अर्थव्यवस्था में क्या है, तो इसका आंसर बी हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन पेपर ठीक था लेकिन लेंथी था, थोड़ा समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए थी ताकि आंसर आपके आए। अब ये देखें तो भारत और चीन के दोनों विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्होंने बनाए थे, बिल्कुल सही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ था, ये तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24वें का ए। 24वें का ए। आप अपने आंसर जरूर लिखते रहें। अब 25वां जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जैविक कारक का हिस्सा है। तो जैविक कारक मतलब जो भी कोई भी जीव जंतु, छोटे छोटे कीट हैं, वो सारे इसमें आएंगे। तो पौधा इसमें शामिल होगा जो कि उसको अपघटित कर देता है। तो 26वें का अगर हम देखें तो 26वें का भी हमारा ए इसमें आंसर आएगा। आर्थिक क्रियाएं श्रमिकों के संबंधित हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। 27वें अगर हम देखें तो 27वें में हमारा बी आंसर आएगा। बी दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। तो धारणीय विकास से संबंधित एक ये पिक्चर दी गई थी। अब यहाँ पे देखिए ये सन है और ये अर्थ है, और सन की अल्ट्रावायलेट रेज इसको कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें बताना था कि किस तरह से इसका अपव्यय हो रहा है, अक्षय हो रहा है, इसका इरोजन हो रहा है, और हमारे ऊपर गंभीर इसकी समस्याएं हो जाएंगी। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ये बुरा इससे असर पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपको डिफाइन करना था। अब 29वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव, यानी कि नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी क्या रहेगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है एक के बदले में आप किसका त्याग कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ अगर हम विकास ले रहे हैं तो वहाँ से हमारा जो पर्यावरण है वो उससे खराब होता है, प्रदूषित होता है, और संसाधन बेकार होते हैं, गुणवत्ता खराब होती है, हमारी क्वालिटी लाइफ खराब हो जाती है, गर्म हो रहा है, ओजोन का इरोजन हो रहा है, खराब हो रही है। तो ये सारे के सारे पर्यावरण संकट हमारे पास आ जाएंगे। तो ये अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी काफ़ी हाई है। हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन उसका नुकसान भी हमारा उतना ही हो रहा है। अगर हम 29वें देखें कि ग्रामीण बैंकिंग की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, मतलब हमें क्या क्या कमियां यहाँ पे बैंकिंग की रह गई हैं। तो पूरा अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, बैंकिंग अवस्था भी पूरी नहीं हुई है, अभी भी सभी गाँव तक पहुँच नहीं पाई है, और अच्छी तरीके से ऋण जो चाहने वाले हैं उनके लिए फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि और वहाँ पर जो लोग हैं उनको आसानी से वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की हमें इसमें डिटेल लिखनी थी। 3 नंबर का 30th क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल में भी आएंगे। तो यहाँ पर 3 जो चीज़ें थी हमारी, आप इसमें देखेंगे कि 3 जो चीज़ें हैं उन पे कंपैरिजन करना था, तीनों ही जो नेबर कंट्रीज हैं उन पे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर स्कूलिंग मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जो पोर्शन है उनका। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में बताना था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए इंडिया की 69.7 है, 79.9 चाइना की है, और पाकिस्तान की 67.3 है। तो यहाँ पे चाइना की काफ़ी अच्छी है और पाकिस्तान और भारत की लगभग एक समान है। तो इस तरह की बातें आपको लिखनी थी। अब यहाँ पर परसेंटेज ये है हमारा, ये मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर 15 साल तक का जो है लगभग तीनों ही है, लेकिन चाइना के ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूलिंग प्राप्त करते हैं। तो इनके ऊपर कंपेयर करना था। और तीसरा जो था अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए चाइना की सबसे कम है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की एक समान है। तो इस तरह से हम इनमें कंपेयर करेंगे तो चाइना का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है भारत और पाकिस्तान की तुलना में। तो इस तरह के आंसर आपको यहाँ पर लिखने थे। अगर हम 31st की बात करें तो यहाँ उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बारे में बात कही है। तो आपको 1991 के बारे में बताना था कि आर्थिक सुधार किए गए थे और कानून के सामने अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्र थे वो फ्री कर दिए गए थे, ताकि आसानी से जो लोग हैं वो काम धंधे कर सके। तो इसको परिभाषित करना था। और यहाँ पर 1991 के कर सुधारों के बारे में बात करनी थी। तो लगातार करों की जो दर है वो लगातार कम करती आ रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स की संज्ञा दी गई है, और इस तरह के जो टैक्स हैं वो एक तरह का कार्य कर रहे हैं। तो ये सुधारात्मक है। इन सभी के बारे में आपको इसकी डिटेल लिखनी थी। अगर हम इसकी बात करें तो विदेश व्यापार के रूपांतरण हेतु किए गए क्या क्या कार्य थे, तो औद्योगिक नीति के साथ हमें बताना कि इंडस्ट्रियल जो थी, जो पहली 5 ईयर प्लान थी उसके अनुसार काफ़ी कहा गया था, और हमारा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था उसके बदले में कुछ चेंजेस किए गए थे। उसको चेंज कर रहे थे कि आयात प्रतिस्थापन हमारा बदलता रहे, हम बाहर से जो मंगाने वाली चीज़ें हैं उनको यहीं पे तैयार करें, घरेलू उत्पादन को बढ़ा दें। और जो टैरिफ एंड कोटा है उससे भी जो हम बाहर से वस्तुएं मंगाते थे वो भी महंगी हो जाती थी।
तो उनके भी निर्धारित किए गए। तो इस तरह की बातें आपको इसमें लिखनी थी। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगर हम 32 की बात करें तो यहाँ पे आपने पहले बताना था सत्य है या असत्य है, उसके बाद में उसका आंसर डिटेल देनी थी। तो प्रवसन यानी कि आपका माइग्रेशन से पूंजी निर्माण का होता है या नहीं, तो ये होता है बिल्कुल। जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो वो वहाँ पे और अच्छी तरीके से कार्य करता है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता है, नई चीज़ें सीखता है, तो पूंजी निर्माण होगा। और मानव पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि होता है। बीमारियां और लंबा समय मानव की पूंजी निर्माण को खराब कर देती हैं। तो इस तरह की आपने इसमें डिटेल लिखनी थी। और अगर हम 33वें क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसके बारे में बताना था। तो हमारा शहरीकरण है और वायु प्रदूषण है, कूड़े के पहाड़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। और विकास के साथ ये एक विरोधाभास है, विकास भी हो रहा है और हमारा शहर भी ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। दिल्ली में जैसे पोल्यूशन का लेवल कितना बढ़ जाता है, ये विकास का ही परिणाम है। और बी में अगर हम देखें तो हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह से नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन है इसका। तो हरित क्रांति कब होगी? जब हम नए पेस्टिसाइड्स लाएंगे, नए पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे हम और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो भूमि है वो खराब होगी, हमारा पर्यावरण फिर खराब होगा। तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आपने इस तरह की इसमें बातें इसमें लिखनी थी। अब इसका अगर औपचारिक दूसरा पार्ट देखें तो औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल क्षेत्र में पैदा होने वाले आवश्यक क्यों हैं। तो फॉर्मल हमारा कौन सा होता है और नॉन फॉर्मल कौन सा होता है, तो इसके बारे में आपने लिखना था और उनमें डिटेल करनी थी। इसके अलावा नियमित वेतन भोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या क्यों कम है? क्योंकि कम लोग वहाँ पे पसंद करते हैं, उनकी साक्षरता भी कम है। शहरों पे की तुलना में गाँव में ज़्यादा जो लेडीज हैं वो वर्किंग है, लेकिन वो देखें तो वो जो नियमित में नहीं है, वो हमारी नॉन फॉर्मल में ज़्यादा हैं। तो इस तरह के आपने इसमें आंसर लिखने थे। अगर हम बात करें 34वें की तो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद में इसके आंसर थे। तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का। तो विदेशी व्यापार फैल गया, रोजगार में वृद्धि हो गई और आय का जो स्तर था उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस तरह की बातें हमें लिखनी थी। और बी में अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के कारण भारत में क्या विकसित हुआ, तो यहाँ पे हमारा आउटसोर्सिंग और हमारी आईटी और रिसर्च आदि ये हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और ये विकसित हुए। तो साथियों, ये पूरा का पूरा पेपर लगभग सोल्व कर दिया है। आप अपने नंबर ज़रूर बताइए, ये आपके कितने मार्क्स आए। और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ, ताकि आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।